लेबनान में अपने कमांडर भेजेगा ईरान। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह को फिर मजबूत करेगा ईरान। हिजब के लिए नया कमांड सेंटर बनाया जाएगा, सुरक्षित संचार सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो एक बार फिर से हिजबुल्लाह को मजबूत बनाने की तैयारी ईरान की तरफ से, नया कमांड सेंटर बनाया जाएगा और साथ ही ईरान अपने कमांडर्स को लेबनान में भेजेगा ताकि हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत किया जा सके। इधर बेरूत के दाहिया में फिर से भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने दाहिया में 2 बड़े विस्फोट किए हैं। इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह। على الغبيرة هلا غارة على الغبيرة مباشرة غارة على الغبيرة هلا غارة على الغبيرة مباشرة। नसरुल्लाह की हत्या के बाद क्या ईरान खामोश रहेगा? इसकी उम्मीद बहुत कम है। ईरान में इजरायल से बदले की मांग उठ रही है और रूस को अरब वॉर शुरू करने का एक अच्छा मौका भी दिख रहा है। दूसरी तरफ इजरायल ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। ईरान और इजरायल की जंग तेज हुई तो यहां सीधे तौर पर अमेरिका और रूस का आमना सामना हो सकता है। फिलहाल ईरान विकल्पों पर विचार कर रहा है। सुप्रीम लीडर खamenei को फैसला करना है कि हमला प्रॉक्सी के जरिए किया जाएगा या फिर ईरान की सेना का इस्तेमाल होगा। ईरान की संसद में युद्ध को लेकर मंथन हुआ और रूसी प्रधानमंत्री भी रणनीति बनाने के लिए तेहरान की यात्रा करने वाले। इन धमाकों का बदला कैसा होगा? इस आग का इंतकाम क्या होगा? नसरुल्लाह को खोने के बाद ईरान इजराइल का सुकून छीनने के लिए क्या क्या कर सकता है? धमकियों के दौर के बीच कई आशंकाएं। दोनों तरफ की तैयारियां कई देशों को डरा रही हैं। पहला सवाल है, क्या नसरुल्लाह की मौत महाविनाश की वजह बनेगी? ईरान और इजराइल के बीच सीधे जंग का वक्त आ चुका है। अमेरिका और रूस मिडिल ईस्ट में आमने सामने भिड़ेंगे। ऐसी आशंकाएं इसलिए क्योंकि हथियार और ताकत के मामले में अब इजराइल और ईरान में कोई फासला नहीं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश हैं। एक बड़े संघर्ष से पहले मुलाकातों और बैठकों का दौर शुरू हो गया। इजराइल पर हमले की सूरत में अमेरिका क्या करेगा, इसे बाइडेन ने जाहिर कर दिया। बाइडेन ने नसरुल्लाह की मौत पीड़ितों के लिए इंसाफ है बताया है और कहा है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान समर्थित किसी भी आतंकवादी समूहों के खिलाफ इजराइल के एक्शन का अमेरिका पूरी तरह से समर्थन करता है। यानी अब हूती पर मिसाइलों की बरसात हो या फिर सीरिया में एयर स्ट्राइक, या फिर लेबनान पर दर्जनों बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार, अमेरिका हर समय इजराइल के साथ है। दूसरी तरफ ईरान का दोस्त रूस भी एक्शन में आ चुका है। रूस ईरान का पक्ष ले रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने अपने दूत को तेहरान भेज दिया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन तेहरान जाएंगे। ईरान से आगे की रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। रूस ईरान की बैठक में वॉर का प्लान तैयार हो सकता है।
रूस के साथ चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। नसरल्ला पर हमले को लेबनान की संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरान को 2 शक्तिशाली देशों का समर्थन है और माना जा रहा है कि ईरान में हमले की तैयारी शुरू हो गई। अब ईरान की मिसाइलों का जखीरा इजराइल पर बरसने वाला है। या फिर घातक ड्रोन इजरायली ठिकानों पर गिरेंगे, ये फैसला बाकी है। लेकिन ईरान फिलहाल एक दोराहे पर खड़ा है और फैसला नहीं कर पा रहा है। पहला विकल्प इजराइल पर सीधे हमले का है और दूसरा विकल्प प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर प्रहार का है। खामेनेई को इन्हीं 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा। हालांकि ईरान के कुछ लीडर्स इजराइल से सीधी जंग के पक्ष में हैं और इसके अलावा रूस का उकसावा भी है। इन तमाम खतरों के बीच अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इजराइल पर हमला हुआ तो कुछ ही देर में अमेरिका बड़ा पलटवार करने की स्थिति में है। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किसी भी जंग से निपटने की तैयारी बहुत पहले कर ली थी। पिछले सोमवार को अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा था। इसके साथ 2 डिस्ट्रॉयर और क्रूज युद्धपोत भी हैं। यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जीनिया से मिडिल ईस्ट के लिए चला था। इसके साथ मिसाइल प्रहार करने वाले 3 युद्धपोत हैं। माना जा रहा है कि ये इजराइल के करीब ही गश्त लगाएगा। इसके अलावा अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ओमान की खाड़ी में है और भी इजराइल की सुरक्षा के लिए इसे तैनात किया गया। मिडिल ईस्ट में 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। दोनों पर दर्जनों फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बेड़े में कई मिसाइल कैरियर भी मौजूद हैं। अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के 40,000 सैनिक मौजूद हैं। 12 युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट में हैं। 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैयार तैनाती है और 1 अमेरिकी पनडुब्बी भी इसी इलाके में महीनों से मौजूद है। अमेरिका की ऐसी तैयारियों की वजह से ही ईरान इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी युद्ध में शामिल हो। ताकि यूक्रेन में जीत आसान हो सके। अब इजराइल को ही लगातार अमेरिका को हथियारों की सप्लाई करनी पड़ रही है। फिलहाल ईरान में जंग को लेकर 2 खेमे बन गए। ईरान का कट्टरवादी गुट इजराइल पर हमले की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति का गुट संयम बरतने की नसीहत दे रहा है। ईरान का कट्टरवादी गुट मिसाइल प्रहार की गुजारिश कर रहा है, जबकि राष्ट्रपति नेतन्याहू के जाल में फंसने से बचना चाहते हैं। लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेना है। हालांकि ईरान की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है इजराइल के एक्शन पर लगातार ईरान की चुप्पी। ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं लिया। फवाद शुक्र की मौत का बदला भी अभी बाकी है। प्रॉक्सी संगठनों में ईरान को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। माना जा रहा है कि ईरान इस वक्त नसरल्ला की मौत से बने माहौल का फायदा उठाना चाहता है और प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती देना चाहता है। हिजबुल्लाह के नेतृत्व पर फैसला होते ही इजराइल पर हमले का एक्शन शुरू हो सकता है। इसके लिए हिजबुल्लाह तक घातक मिसाइलों का जखीरा पहुंचाने का प्लान तैयार हुआ है। सीरिया में ईरान के घातक हथियार पहुंचाए जाएंगे। हूती को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बड़े नेता के बदले बड़े नेता को टारगेट करने का प्लान है। नसरल्ला हिजबुल्ला का चीफ था और हानिया हमास का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू या फिर किसी मंत्री को टारगेट करने का अभियान छेड़ा जा सकता है। सरकारी इमारतों और सेना के मुख्यालयों को भी हिजबुल्ला और हूती मिसाइलों से टारगेट करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि इजराइल में जल्द अमेरिका से एयर डिफेंस की मिसाइलें भेजी जा रही हैं। लाल सागर में तैनाती बढ़ाई जा रही है और ईरान की हर हरकत पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यमन में हमले से जुड़ा ताजा अपडेट आपको दे दें। हुदैदा में इजराइल का 7 जगहों पर हमला, हूती के 7 ठिकानों पर भीषण बमबारी। तेल अवीव में हमले का हूती से बदला। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने और उसके बाकी बचे हुए कमांडर्स के खात्मे के लिए इजरायली सेना ने अब नया प्लान बनाया है। इजरायल अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा करेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने गाजा में हमास का हाल किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस नए ऑपरेशन को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को भेजने के साथ ही टैंक ब्रिगेड भी तैनात कर दी है। लेबनान में इजरायल कहां-कहां ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसके टारगेट पर अब कौन-कौन है, देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान अब नया गाजा बनने जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेतहाशा बारूद बरसाने के बाद इजरायली सेना ने अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की। चौबीस घंटे के अंदर लेबनान के अंदर घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेगी। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ध्वस्त करने का पूरा प्लान इजरायली सेना ने बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस सकती है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने अपनी सेना की तैनाती कर दी है। वहीं बॉर्डर पर इजरायल की टैंक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। इजरायली सेना और टैंकों का मूवमेंट बॉर्डर पर बढ़ता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना को लेबनान में दाखिल होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी बीच आईडीएफ चीफ ने नॉर्दर्न कमांड में ब्रिगेड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा भी लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के पूरे प्लान को लेकर सेना के अधिकारियों को जानकारी भी दी। आईडीएफ ने लेबनान के बैका वैली को खाली करने का आदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि दाहिया के साथ साथ अब बैका में भीषण बमबारी की जाएगी। इजरायल का दावा है कि बैका में हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें छिपा रखी। ऐसे में जाहिर है कि अब बैका में हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके हथियारों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना यहां भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी और भयंकर बारूद भी बरसाएगी। बैका में संभावित विध्वंस को देखते हुए बैका के लोगों को तब तक वापस न लौटने को कहा गया है कि जब तक इजरायली सेना लौटने को ना कहे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू भी कर दिए।
अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तो इसका दायरा सीमित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिजबुल्लाह की सुरंगें, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियारों के गोदाम के अलावा वो इमारतें हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने हथियार छिपा रखे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिपो पर हमला तो होगा ही, हिजबुल्लाह के बचे हुए कमांडरों का खात्मा भी इजराइल करेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद पाताल के अंदर उसके बंकर बस्टर को भी ध्वस्त करना है। क्योंकि नसरुल्लाह ऐसे ही अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपा था जिसे इजराइल ने बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया और नसरुल्लाह का खात्मा कर दिया। इजराइल के बंकर बम से उसकी टनल भी पूरी तरह तबाह हो गई। इसी तरह अब हिजबुल्लाह के दूसरे बचे हुए कमांडरों को मार गिराने के लिए भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सभी अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर देगी। लेबनान के जिन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है उनमें खास तौर पर बेरूत, बेका वैली, बालबैक, सिडोन और तायर है। ये लेबनान के वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन इलाकों में हमले करके इजरायली सेना हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। यही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के सेंटर है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो और आर्म्स फैक्ट्री है। इजराइल उन्हें भी नष्ट कर देना चाहता है। उधर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह भी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए अपने ठिकानों को शिफ्ट करने में जुट गया है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह अब ज्यादा नुकसान नहीं चाहता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर लेबनान भी चिंतित है। लेबनान सरकार को यह एहसास है कि इजराइल के बड़े हमलों के बाद उसके देश का भी वही हाल हो सकता है जो इजरायली सेना ने गाजा में किया। हालांकि इजराइल अभी लेबनान पर सीधा हमला नहीं करना चाहता, लेकिन हिजबुल्लाह पर उसके हमले पहले से भी विध्वंसक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फर्स्ट। और यमन के हुदैदा में हमले से जुड़ा अपडेट। हुदैदा में IDF की 10 एयर स्ट्राइक, हुदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर हमला। IDF ने ऑयल टैंकर को भी टारगेट किया। हमले के बाद हुदैदा में विनाश की बड़ी आग सामने आई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हुदैदा में जो ये हमले हुए हैं उसके बाद क्या स्थिति है, क्या हालात है। और लेबनान में सबसे ज्यादा तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। वही दाहिया जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, ये वही शहर है जहां पर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। ये वही दाहिया है जो हिजबुल्लाह के लिए डेथ सेंटर बन गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्यादातर बड़े लीडर और कमांडर को यहीं पर मौत के घाट उतारा। सवाल यही है कि आखिर कैसे दाहिया नसरुल्लाह के साथ पूरे हिजबुल्लाह का कब्रगाह क्यों और कैसे बन गया। हसन नसरुल्लाह के खात्मे के साथ ही हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तीन दिनों से लेबनान की राजधानी बेरूत में इसी तरह से विध्वंसक बमबारी हो रही है। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जो बेरूत में ही मौजूद है। इस गढ़ का नाम है दाहिया, बेरूत के दक्षिण में मौजूद एक घनी आबादी वाला शहर। अल्लाह अकबर। ये वही दाहिया शहर है जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए डेथ सेंटर बन गया। हिजबुल्लाह के ज्यादातर लीडर और कमांडरों को इजराइल ने इसी जगह पर मौत बांटी।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का हेड फवाद शुक्र, हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट का हेड इब्राहिम अकील, हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कराकी, हिजबुल्लाह के मिसाइल फोर्स का कमांडर इब्राहिम कुबैसी, हिजबुल्लाह का एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सर्रूर, हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ हसन खलील यासिर, हिजबुल्लाह का कमांडर नवील कुआक। हिजबुल्लाह के ये सभी नेता और कमांडर दाहिया में ही मारे गए। जो दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ था, जहां नसरल्लाह समेत उसकी पूरी लीडरशिप खुद को महफूज समझती थी, वही उसके लिए कब्रगाह बन गई। सवाल यही है कि आखिर बेरूत का दाहिया हिजबुल्लाह के लिए डेथ सेंटर क्यों और कैसे बन गया? इजराइल ने इस इलाके को खास तौर से क्यों टारगेट किया? मुबाशर عن جسر القدس هلا दरअसल जिस गाजा में हमास का गढ़ खान यूनिस था, उसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ दाहिया में है। जिस तरह से हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र खान यूनिस था, उसी तरह हिजबुल्लाह की सभी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का सेंटर दाहिया है। बेरूत का दाहिया शिया बहुल मुस्लिम इलाका है। यहाँ बहुत घनी आबादी है। यहीं पर रिहायशी इलाके में जमीन के नीचे हिजबुल्लाह का सेंट्रल अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था। इसी हेडक्वार्टर से हिजबुल्लाह अपनी सभी तरह की सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता था। इसी हेडक्वार्टर में इजराइल पर हमले की न सिर्फ प्लानिंग होती थी, बल्कि हमले का आदेश भी दिया जाता था। 27 सितंबर को इसी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में हसन नसरल्लाह अपने अलग अलग यूनिट के कमांडर्स के साथ बैठक कर युद्ध की रणनीति बनाने पहुंचा था। इसी बैठक के दौरान इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बंका बस्टर बमों की बरसात की और इस तरह दाहिया में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप एक झटके में दफन हो गई। दाहिया में न सिर्फ हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था, बल्कि यहीं पर हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी है। इसीलिए दाहिया में हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं और कमांडर्स का आना जाना लगा रहता था। इजराइल ने इसी का फायदा उठाया, इंटेलिजेंस के जरिए हिजबुल्लाह लीडरशिप को ट्रैक किया और एक एक कर दाहिया में ही सबकी कब्र खोदता चला गया। दाहिया में हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम हैं। तमाम इमारतों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट और एंटी शिप मिसाइलें छिपा रखी हैं। अब इजरायली एयरफोर्स इनका वजूद मिटा रही है। यही वजह है कि दाहिया लगातार 100 घंटे से पूरी तरह से जल और दहल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यमन के हुदैदा में हमले से जुड़ा अपडेट, इजरायल के हमले का नया वीडियो सामने आया है। हूती के पोर्ट पर बहुत बड़ा वज्रपात, पोर्ट से हूती को हथियार सप्लाई होते थे। कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महज 10 दिनों के अंदर इजरायल नसरल्लाह को खत्म कर देगा। हालांकि इजरायल ने नसरल्लाह और उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की प्लानिंग महज कुछ दिन या हफ्तों पहले नहीं की थी। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन अल अक्सा के बाद तय कर लिया था कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के वजूद को मिटा देगा। आखिर हिजब को की संपूर्ण खात्मे की प्लानिंग क्या थी और कैसे इजरायल ने एक एक करके उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले कि नसरल्लाह इजराइल का काल बन पाता, आईडीएफ ने उसे हमेशा हमेशा के लिए कब्र में सुला दिया। सिर्फ नसरल्लाह ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका है।
इस वक्त हिजबुल्लाह की किसी भी विंग को लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं बचा। सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह अब लीडर विहीन हो चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह की 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है। ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील मारा गया। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो गया। सॉर्दर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर विस्सम अल तवील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासेर यूनिट चीफ तालेब समी अब्दुल्लाह, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, अब सिर्फ बदर यूनिट का चीफ अबू अली रिदा ही जिंदा बचा है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को मारने का प्लान इजराइल ने 11 महीने पहले ही तैयार कर लिया था। बीते साल 8 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे। नेतन्याहू के वॉर रूम में तभी यह तय हो चुका था कि इस बार हमास के साथ हिजबुल्लाह के खतरे को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल को इंतजार था तो सिर्फ हमास के कमजोर होने का। 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोसाद के रडार पर थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी नसरल्लाह समेत बाकी लीडर्स की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। हमास के कमजोर होने तक सिर्फ हिजबुल्लाह पर नजर रखी गई। इजराइल की कोशिश एक एक कर सभी टॉप कमांडर्स को खत्म करने की थी, लेकिन पहले किलिंग के बाद ही हिजबुल्लाह को शक हो गया था। तारीख 8 जनवरी 2024, जगह मजदल सेलम, लेबनान। इजराइल ने यहां सड़क पर जाती एक बाइक पर पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का कमांडर विस्सम अल तवील था। विस्सम अल तवील की मौत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका थी। हालांकि इसके 1 महीने के अंदर ही नसरल्लाह को इजराइल की जासूसी का शक हो गया, जिसके बाद नसरल्लाह ने अपने सभी लड़ाकों को मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह के शक के बाद इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को होल्ड पर डाल दिया, लेकिन हिजबुल्लाह और उसकी टॉप लीडरशिप की निगरानी जारी रखी। करीब 6 महीने हमास को तबाह करने के बाद इजराइल ने एक बार फिर अपना ऑपरेशन जून 2024 में शुरू किया। इजराइल ने 12 जून को नासेर यूनिट चीफ तालेब समी अब्दुल्लाह को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। जुलाई में इजराइल ने अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर और सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को मार डाला। सितंबर में ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, सॉर्दर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी और आखिर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर अभी शांत नहीं बैठा है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट अभी बेहद लंबी है। इजराइल के टारगेट पर सैयद अली हुसैन खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, हुसैन सलामी, IRGC का चीफ, इस्माइल कानी, ईरान के कुद्स फोर्स का चीफ, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा, कुद्स फोर्स का डिप्टी चीफ, अब्दुल मलिक अल हूती, हूती का चीफ, याहिया सिनवार, हमास नेता अहमद अल हमीदावी, कतैब हिजबुल्लाह का प्रमुख। इजराइल की इस हिट लिस्ट से उसके दुश्मन भी वाकिफ हैं। इसीलिए ज्यादातर ने या तो अपने ठिकाने बदल लिए हैं या फिर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। साफ है, इजराइल इस बार मिडिल ईस्ट में हर उस शख्स को मिटा देना चाहता है जो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है या खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें इजराइल को कैसे तबाह करना है इसके लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। खास तौर से इसका जिम्मा ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को सौंपा गया है, जबकि ईरान बैकडोर से मदद करता रहेगा। इसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमैनी ने एक सीक्रेट
मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के कई शीर्ष कमांडर भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रॉक्सी गुटों ने हमले शुरू कर दिए हैं और ये संदेश दिया है कि हर कीमत पर नसरल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेंगे। एक एक हमले का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह की मौत का हिसाब लिया जाएगा। अब इजराइल की तबाही देखेगी दुनिया। यह ऐलान उन तमाम ईरानी प्रॉक्सी ने कर दिया है जो इजराइल की बर्बादी का मंसूबा पाले हुए हैं। अभी तक सब अलग अलग इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के कहने पर सभी एकजुट होकर हमले की तैयारी में जुट गए। यानी इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब उसे कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ेगी। हूती और हमास ने हमले करके इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है और इस बार इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने दोनों पर हमले किए गए। हूती ने जहां यमन से मिसाइलें दागी, वहीं सीरिया इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। इजराइल के खिलाफ अभी तक गाजा और हिजबुल्लाह फ्रंट खुले हुए थे, लेकिन अब 2 और फ्रंट खुल चुके हैं जहां से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव और दूसरे इलाकों में लगातार सायरन बज रहे हैं। कहीं से भी रॉकेट या फिर मिसाइल गिर सकती है, इसलिए आयरन डोम को मिलाकर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल के जबरदस्त सुरक्षा चक्र के बावजूद ईरानी प्रॉक्सी के हमले रुके नहीं। हमास हिजबुल्लाह के बाद अगर कोई हमलावर है तो वो यमन से संचालित हूती संगठन है, जिसकी मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। हूती ने तेल अवीव पर लाल सागर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि सभी मिसाइलों के हमलों को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हूती की तरफ से बयान जारी हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नसरल्लाह की मौत का बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। इसके अलावा हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो जहाजों पर हमले किए, जिसमें टास्क फोर्स ने कई हमले नाकाम कर दिए। टास्क फोर्स ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर भी हमले किए। इसके अलावा अब सीरिया और इराक फ्रंट भी खुल चुका है। इजराइल पर हमला करने के लिए हजारों लड़ाके वेस्ट बैंक जा पहुंचे, जबकि सीरिया में अमेरिका के कोनों को बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि हमले को नाकाम करने का दावा अमेरिका ने किया, लेकिन खबर है कि सैन्य बेस के पास कामिकाजी ड्रोन गिरा था। अब हालात ऐसे हैं कि इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की जा रही। ऐसे में पेंटागन को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही, जिससे हमलों को रोका जा सके। प्रॉक्सी के टारगेट पर इजरायली और अमेरिकी दूतावास आ चुके हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी। सभी प्रॉक्सी इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ हैं। प्रॉक्सी गुट इजराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। यानी ईरान प्रॉक्सी को उकसा रहा है, इसके लिए हथियार भी भेज रहा है, जिसमें रूस ईरान की मदद कर रहा है। यही वजह है प्रॉक्सी गुटों का जोश हाय। वो इजराइल को दहलाने का बारूद तैयार कर चुके हैं। और नसरल्लाह का बदला लेने की धमकी दे चुके ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं। यमन की तरफ से दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें आई थी। हूती ने इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर मिसाइल हमले का दावा किया है और हमले के वक्त अमेरिकी दौरे से लौट रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन का प्लेन जैसे ही तेल अवीव एयर स्पेस में पहुंचा, उसी वक्त प्लेन के पास तक पहुंची हूती की मिसाइलें। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। आयरन डोम ने मिसाइलों को उड़ाकर हमला नाकाम कर दिया। बेंजामिन का प्लेन हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कर गया। ईरानी प्रॉक्सी के मंसूबे इतने खौफनाक हो चुके हैं कि वो अब सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर रहा है।
ये बेन गुरियन एयरबेस की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मिसाइल अटैक किया गया। सायरन बजने लगे, लोग भागने लगे। हालांकि हवा में ही मिसाइलों को मार गिराया गया। सिर्फ बेन गुरियन और दूसरे एयरबेस ही नहीं बल्कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को थर्राने की भी प्लानिंग। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो सेंट जॉर्ज होटल के पास मौजूद रिहायशी इलाके पर गए। इतना ही नहीं, नहरिया इलाके में भी मिसाइल गिरी, जबकि तबाराया की झील के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये सीरिया के देर अजोर में अमेरिकी बेस पर कामिकाजी ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीरें। हमले में बेस में मौजूद ऑयल डिपो तबाह हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इमरजेंसी मीटिंग करके इजराइल की तबाही का नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें इजराइल के कौन से ठिकानों पर हमला करना है उसकी लिस्ट ईरानी प्रॉक्सी को दे दी गई। खास बात यह है कि यूरोप तक जाने वाले पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को तबाह करने का जिम्मा हूती को दिया गया है। कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया, जिस पर 2 रडार लगाए जिससे शिप की लोकेशन जान सके और उस पर हमला कर सके। कामरान से कुछ दूरी पर अंतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया, जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए हैं। यमन की जमीन पर ही हूती ने अल लुहाया बेस बनाया, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसी पोर्ट पर हूती हाईजैक किए शिप रखता है। शिप पर हमले के लिए हूती ने कॉम्बैट बोट और सी ड्रोन तैनात किए हैं। जवाबी कार्रवाई करने के लिए पेंटागन ने सीधे हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत यमन में हूती ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। साथ ही लाल सागर के पास वाले सैन्य बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं, जहां 3000 सैनिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस जहां 13000 सैनिक हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक। ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं, जबकि युद्धपोत भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी में तैनात करके अमेरिका सीधे ईरान को धमकी दे रहा है। इजराइल पर हमले का अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तेल अवीव में हूती के हमले का बदला शुरू हो गया है। हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। यमन के हुदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हुदैदा पोर्ट के पावर प्लांट पर हमला। हमले के बाद ऑयल टैंकर में लगी आग। और जिस तरह बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ का अंत हुआ, जिस तरह लेबनान में घुसकर नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा गया, यकीनन इस तरह के हंट ऑपरेशन इजराइल ही अंजाम दे सकता है, क्योंकि दशकों से इजरायली सेना, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद इसी तरह दुश्मन से इंतकाम लेते आए हैं। और इस बार भी नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने अब तक का सबसे खतरनाक और सफल ऑपरेशन पूरा किया। मगर बेरूत में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ को मारना आसान नहीं था। कई महीनों तक इजराइल ने हमले का प्लान बनाया, नसरल्लाह की रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई और फिर उसे उसके खुफिया ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन न्यू ऑर्डर से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 350 दिनों की पुख्ता प्लानिंग के बाद नेतन्याहू की हवाई ब्रिगेड ने महज 300 सेकंड के भीतर प्रचंड एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दी। यकीन मानिए, बीते 350 दिनों तक इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस, इजरायली सेना से जुड़े बड़े अधिकारी, इजराइल के रक्षा मंत्री, यहां तक कि इजरायली पीएम नेतन्याहू
एक सीक्रेट मिशन में जुटे रहे, जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। साढ़े 300 दिनों तक नसरल्ला की एक एक लोकेशन ट्रेस की गई। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, किस खुफिया ठिकाने पर रहता है, उसके काफिले में कितने लोग हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या तरकीब अपनाता है, उसके सुरक्षा घेरे में कितने कमांडो हैं, किन हथियारों से लैस है, यानी नसरल्ला से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 350 दिनों में 2 बार आईडीएफ ने नसरल्ला को मारने का प्लान तैयार किया, मगर नेतन्याहू ने नसरल्ला के हंट ऑपरेशन को रोक दिया। लेकिन 26 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ से जुड़ा खुफिया इनपुट मिला और फिर नेतन्याहू ने सीधे न्यूयॉर्क से नसरल्ला को मारने का आदेश दिया। इस्राएली वायुसेना के लड़ाकू विमान विध्वंसक हथियारों से लैस किए गए। तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ बेस के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बैठक हुई। और इसके साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत में शुरू हुआ ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। अल्लाहु अकबर। यकीन मानिए, महज 300 सेकंड के भीतर इजरायली वायुसेना ने F-15I फाइटर जेट की मदद से बेरूत के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को, 14 मंजिला इमारत के नीचे मौजूद सीक्रेट बंकर को, जिसमें नसरल्ला के छिपे होने का दावा किया जा रहा था, उसे बंकर बस्टर बमों के ताबड़तोड़ प्रहार से तहस नहस कर दिया। मतलब यह है कि 350 दिनों की प्लानिंग के जरिए महज 300 सेकंड में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा। और इस तरह ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को कंप्लीट किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को मोसाद और आईडीएफ के सबसे खतरनाक और सफल ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। क्योंकि इस बार भी इजराइल ने अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारा।